प्रस्तुत है आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है बड़े भाई साहब। लेखक मुंशी प्रेमचंद। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तामील जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भावना की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद भी पुख्ता न हो तो मकान के पायदान कैसे बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हर दम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधे श्याम, श्रीयुक्त राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वह 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं जमात में था। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ लगता था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी धुन में हमेशा पूछा जाता था, और उसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। ना जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते ही रहोगे और हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ लें। नहीं, ऐरा गैरा नत्थु खैरा, सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं। यहाँ रात दिन आंखें फोड़ने पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ, कहने को तो आ जाती। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर की बात है। और मैं कहता हूँ, तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है। रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे। मुझे तो 2 ही 3 साल लगे हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है
घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपये क्यों बर्बाद करते हो? मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसी सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते से बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन इतनी मेहनत, मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगा कर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए काम करना कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धोना, नाश्ता करना, पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे से वापस होकर एक आध घंटा आराम, 4 से 5 बजे तक भूगोल, 5 से 6 बजे तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी व फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहाँ जाते ही सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें किसी को याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साय से भागता, उनकी आँखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकी मालूम होती थी। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सका। सालाना इम्तहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लें। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही जान मालूम पड़ रहा था। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मान लो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया?
या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं है। असल चीज़ बुद्धि का विकास है। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजों को चक्रवर्ती नहीं कह सकते। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेकों राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान ना करे। इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़ चढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहे रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब भी तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी आधा चोट निशान पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अजल बरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी ही गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट, सिफर भी ना मिलेगा। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग के चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चहरूम पंचूम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह है। आ बा जा की जगह अजब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर आ बा जा और आ जा बा में क्या फ़र्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह? वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फ़ायदा? इस रेखा पर लंब गिरा दो, उस पर आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो सब खुरापात याद करनी पड़ेगी। कह दिया। समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी के सामने खोले, कलम में हाथ लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों को उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन
इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उस पर 4 पन्ने लिखने की क्या ज़रूरत? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूँस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे, अपनी राह ले ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने ही पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप के आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक संक्षेप में तो 4 पन्ने नहीं हुए, शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे भी, उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात नहीं समझता, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूँ, लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उससे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेशमाला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी आरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चारों का जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राण तक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से ऊपर से 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया। मेरे में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर शायद उनके उपदेशों का ही असर हो। मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरे से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा। यह रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी।
मैं सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हो गया। मुझे कन कौवे उड़ाने का शौक़ पैदा हो गया और अब सारा समय पतंगबाजी को ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़रें बचाकर कनकौवे उड़ाता, मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याओं सब गुप्त रूप से हल हो जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेश न करने देता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस समय आकाशगामी पथिक की ओर, जो मंद गति से झूमता वतन की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने आ रही हो। बालकों को पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम है, न गाड़ियाँ। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा ही नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपने पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक ज़माना था कि 8वां दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान इनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं। लेकिन यह तुम्हारी गलती है। तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम एमए और डीलिट और डीफिल ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। दैव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं
तो तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न दे, न घबराए, न बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसी में हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और बेकनामी से निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देख लो, एमए हैं कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के हैं। 1000 रुपया पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतज़ाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान, यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह ना चलने पाओगे। अगर तुम यो ना मानोगे तो मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। थप्पड़ दिखाकर उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आँखों से कहा, हरगिज़ नहीं। आज जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, कनकौवे उड़ाने को नहीं मना करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोरी लटक रही थी। लड़कों का एक गोला पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा था। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।